हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि आईसीआई ने रिसेंटली ऑफिशियली वेटेज बताई है आपके सीए फाउंडेशन में जो एग्ज़ाम होंगे न्यू कोर्स में 2024 जून 2024 ऑनवर्ड्स, उसमें किन चैप्टर्स की क्या क्या वेटेज रहेगी, ये ऑफिशियली उन्होंने बताई है। तो वही ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने खोल रखी है और इसी के ऊपर इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा। मेरी जो डिस्कशन रहेगी इसमें वो रहेगी स्पेसिफिकली रिलेटिंग टू माय सब्जेक्ट दैट इज अकाउंटिंग। तो जो पेपर 1 आपका जो अकाउंटिंग होता है 100 मार्क्स का, इसके बारे में मेरी चर्चा रहेगी। बिकॉज बाकी जो सब्जेक्ट्स है उसमें मेरी बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नॉलेज नहीं है, मैं उसमें आपको ज्यादा गाइड नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अकाउंट्स में मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से गाइड करूंगा कि मेरे हिसाब से लुकिंग एट द ऑफिशियल वेटेज आपको किस सीक्वेंस में पढ़ाई करनी चाहिए, किस यूनिट पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, किस ऑर्डर में आपको आपकी तैयारी करनी चाहिए, इस सब के ऊपर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है बच्चों, इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बातें बताऊंगा कि भाई अगर आपकी जगह मैं एग्जाम दे रहा होता और ये वेटेज मेरे पास सामने होती तो मैं क्या स्ट्रैटेजी लगाता, मैं क्या किस सीक्वेंस में अपनी पढ़ाई करता। तो अगर आप वैसे देखोगे, ये जो पब्लिश करने की डेट दी गई है वो दी गई है 26 अक्टूबर 2023। लेकिन ज्यादा जरूरी आप फोकस करना कि ये जो वेटेज बताई गई है सेक्शन वाइज जो वेटेज बता रखी है वो बता रखी है दैट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम मे 2024, मतलब मे 2024 एंड सब्सिक्वेंट एग्जाम्स। हालांकि न्यू कोर्स में इस साल जो पहला एग्जाम होगा वो जून 2024 में होगा और उसके बाद फिर ऑफ कोर्स सितंबर में होगा और फिर उसके बाद जनवरी 2025 में होगा एंड सो ऑन। तो अब जो आपके न्यू कोर्स में फाउंडेशन के एग्जाम होंगे उसमें ऑफिशियली ये वेटेज रहेगी। हालांकि कोई कॉन्क्रीट मार्क्स नहीं बताया इंस्टीट्यूट ने, जैसे आपके क्लास 12th में पहले क्या होता था कि बिल्कुल एग्जैक्ट मार्क्स आपको पता होते थे कि भाई कंपनी अकाउंट से एग्जैक्टली कितने मार्क्स का आएगा, पार्टनरशिप अकाउंट से कितने मार्क्स का आएगा, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कितने मार्क्स का आएगा, इस तरह से आपको पता होता था। तो ऑफकोर्स देखो, अब ये प्रोफेशनल लेवल के एग्जाम से यहाँ पे आप बिल्कुल एग्जैक्ट कॉन्क्रीट नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि इतने मार्क्स होंगे, लेकिन आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा कि भाई किस यूनिट से किस टॉपिक से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। चलिए, तो पहले मैं आपके साथ एक बार क्विकली डिस्कस कर लेता हूं यहाँ पे। तो बेसिकली आपका जो ओवरऑल सिलेबस है फाउंडेशन अकाउंट्स का वो टोटल 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट सेक्शन आपका पूरा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के ऊपर है। सेकेंड सेक्शन सबसे ज्यादा वास्ट है देखा जाए, जो कि पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस से डील करता है। और उसके बाद सेक्शन नंबर 3 आपका फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर से डील करता है। और उसके बाद सेक्शन नंबर 4 आपका ओवरऑल पार्टनरशिप अकाउंट्स है एंड सेक्शन नंबर 5 आपका कंपनी अकाउंट्स है। तो इस प्रकार से सेक्शन वाइज आपका डिवाइडेड है पूरा सिलेबस। अब इंस्टीट्यूट के हिसाब से जो फर्स्ट सेक्शन है दैट इज थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, इसमें उन्होंने जो मार्क्स बता रखे हैं वो बता रखे हैं, वेटेज जो बता रखी है 5 to 10%। तो ऑफकोर्स अगर अब मैं टोटल 100 मार्क्स का पेपर कह रहा हूं कि भाई पूरा अकाउंट्स का पेपर 100 मार्क्स का होगा, इसका मतलब मार्क्स के टर्म्स में आप फर्स्ट जो यूनिट है यानी जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है इससे अराउंड 5 to 10 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो वेटेज की। ठीक है, अब इसमें वही देखो सारी आपके बेसिक थ्योरेटिकल चैप्टर्स आ गए, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, जो आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स प्रिंसिपल्स कन्वेंशंस है, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिसिप्ट्स, ये सारी चीजें आ गई, कंटिजेंट एसेट्स, कंटिजेंट लाइबिलिटीज, प्रोविजंस, अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग एज अ मेजरमेंट डिसिप्लिन एंड फाइनली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो ये छोटे छोटे सारे आपके थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं, तो इससे अप्रोक्सीमेटली 5 to 10 मार्क्स की वेटेज रहेगी। इसके बाद जो आपका सेकंड यूनिट है, सेकंड सेक्शन है, वो है रिलेटिंग टू अकाउंटिंग प्रोसेस, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ चैप्टर्स है। इसकी ओवरऑल वेटेज है 30 to 35 मार्क्स। 30 to 35% का मतलब हो गया 30 to 35 मार्क्स। बहुत सारे चैप्टर है बच्चों इसमें, सारी जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, इसके अलावा सब्सिडरी बुक्स, कैश बुक, ट्रायल बैलेंस हो गया, इसके अलावा रेक्टिफिकेशन ऑफ रिजर्व जो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इन्वेंट्रीज, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज,
तो ये सारे चैप्टर्स इस पूरे सेक्शन में, इस पूरे यूनिट में कवर्ड है, जिसकी टोटल वेटेज अप्रोक्सीमेटली है 30 to 35 मार्क्स। अब यहाँ पे आप ये नहीं उम्मीद कर सकते बच्चों कि आपको इंस्टीट्यूट एकदम चैप्टर वाइज बता देगा कि कितने मार्क्स आएंगे, कि भाई बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से इतने मार्क्स का वेटेज रहेगी, इन्वेंट्री से इतनी रहेगी। तो ये आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि इंस्टीट्यूट आपको बताएगा। उसका आइडिया लेने के लिए आप ये कर सकते हो कि जो आईसीआई ने मॉक टेस्ट पेपर रिलीज करें, दोनों मॉक टेस्ट पेपर ऑलरेडी रिलीज कर चुके हैं, उसको देख के आप थोड़ा एक रफ आइडिया ले सकते हो कि किस चैप्टर से क्या क्वेश्चंस, कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बट वो कोई आपको हार्ड एंड फास्ट कॉन्क्रीटली नहीं पता लगेगा कि कितने मार्क्स की वेटेज रहेगी। बट हाँ, ओवरऑल यूनिट की वेटेज हमें पता लगेगी 30 to 35 मार्क्स की रहने वाली है। उसके बाद जो फिर अगला है आपका बेसिकली जो सोल प्रोप्राइटर्स के फाइनल अकाउंट से डील करता है, जिसमें बेसिकली 2 मेन चैप्टर्स आपके आ जाते हैं, बल्कि रादर 3 मेन चैप्टर्स आ जाते हैं। एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर्स विद एडजस्टमेंट ही समझ लो। इसके अलावा एनपीओ भी इसी में घुस गया है, हालांकि एनपीओ अपने आप में एक अलग ही मेरे हिसाब से सेक्शन होना चाहिए था, बट एनपीओ भी इसी में घुस रखा है। और इसके बाद जो आपका एक नया चैप्टर है काउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, बेसिकली जो सिंगल एंट्री सिस्टम है, ये आपका इसमें कवर्ड है। इसकी 20 to 25 मार्क्स की वेटेज है। मैं भी लिख देता हूँ 20 to 25 मार्क्स। फिर आपका पार्टनरशिप अकाउंट्स जो है, जो यहाँ पे ऐसे देख के लग रहा होगा कि बहुत छोटा है, सबसे छोटा है, लेकिन नहीं, पार्टनरशिप अकाउंट्स, एलएलपी अकाउंट्स अपने आप में बहुत वास्ट है ये। इसकी भी वेटेज आपकी 50 to 20 मार्क्स है। बहुत सारे चैप्टर्स इसमें कवर्ड है। इंट्रोडक्शन टू फाइनल पार्टनरशिप इन एलएलपी अकाउंट्स हो गया आपका, इसमें गुडविल का पूरा होगी कि गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है, क्या ट्रीटमेंट होती है। उसके बाद एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, और फिर जो आपका नया चैप्टर ऐड हो गया डिसोल्यूशन का पूरा, ये सब मिला के पूरा आपका ये पार्टनरशिप एंड एलएलपी अकाउंट्स है। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ज्यादा बोलूंगा बच्चों कि ये एलएलपी अकाउंट्स उन्होंने नए सिलेबस में डाल दिया है, लेकिन उसको डरना नहीं है देख के, क्योंकि एलएलपी अकाउंट्स का कोई अपनी अलग अकाउंटिंग नहीं ऐड हुई है। इसमें ज्यादातर आप समझ सकते हो कि एलएलपी की थ्योरेटिकल पार्ट ऐड हुआ है, जो मेरा ऐसा मानना है कि आप लॉ में भी पढ़ते हो, क्योंकि लॉ में भी आपका एलएलपी एक्ट होता है सिलेबस में 2008। तो वहीं से मतलब बहुत सारी चीजें यहाँ पे ऐड करी गई है कि भाई एलएलपी क्या होता है, नॉर्मल पार्टनरशिप एंड एलएलपी में क्या डिफरेंस होते हैं, एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कौन होते हैं, एलएलपी में पार्टनर्स की क्या लाइबिलिटी रहती है, एंड सो ऑन। ये सारी चीजें आपकी बेसिकली ऐड हुई हैं। ठीक है, अगेन एज आई सेड, आई एक्सपेक्ट कि आप थोड़ा बहुत तो एलएलपी जो है लॉ में पढ़ते ही होगे, तो आप वहां से भी इसको कवर कर सकते हो। इसके अलावा प्रैक्टिकल पोर्शन जो है एलएलपी का कोई ऐसा अलग से ऐड नहीं हुआ है। तो कभी भी आप यहाँ पे देखिए एलएलपी अकाउंट्स देखे डरना मत कि पार्टनरशिप अकाउंट्स अलग है, एलएलपी अकाउंट्स अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर स्टडी मटेरियल में भी देखोगे तो उन्होंने कई जगह तो पुराने ही क्वेश्चन में जो नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म के क्वेश्चन थे उसमें बस काट के, फर्म के नाम में काट के उसको एलएलपी डाल दिया, लिटरली यही किया और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे कोई आपका ऐसा परेशान नहीं होना। बट हाँ, यहाँ पे आपको पार्टनरशिप अकाउंट्स में बहुत सारा कवरेज है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे करने को होती हैं। और फाइनली जो आपका कंपनी अकाउंट्स है ये है 15 to 25 मार्क्स का। तो अभी खैर मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि मेरे हिसाब से स्ट्रैटेजी आपकी क्या रहनी चाहिए पढ़ने की, कि किस सीक्वेंस में आपको तैयारी अपनी रखनी चाहिए। बट कंपनी अकाउंट्स में आपके वही इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये तो है ही जो पुराना हुआ करता था। इसके अलावा आप जो नए आपके कई सारे छोटे छोटे चैप्टर्स ऐड हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल्स आपका बोनस एंड राइट इशू ऐड हुआ है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हो गया, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स हो गया, ये सारे चैप्टर्स आपके सिलेबस में ऐड हुए हैं, राइट। तो ये तो वेटेज मैंने आपको बता दी क्या वेटेज है, ये अप्रोक्सीमेट रफ वेटेज है। ठीक है, एग्जैक्ट मत समझना कि भाई एग्जैक्टली आपको किसी भी चैप्टर या यूनिट का एग्जैक्ट बता देगा इंस्टीट्यूट, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए आई वुड सजेस्ट यू शुड रेफर एंड यू शुड प्रैक्टिस मॉक टेस्ट पेपर जो आईसीआई का है। अब मैं आपको बताता हूं कि मैं आपकी जगह होता तो मैं किस सीक्वेंस में अपनी तैयारी रखता। सबसे पहला जो यूनिट मैं आपको बोलूंगा जो आपको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है, वो आपका बच्चों है बिल्कुल यूनिट नंबर लास्ट, यूनिट नंबर 5 यानी कंपनी अकाउंट्स। तो अब देखो मैं ग्रीन पेन से बड़ा बड़ा लिखूंगा, इस पे मैं फर्स्ट नंबर डालूंगा कि मैं आपकी जगह हूंगा तो सबसे पहले कंपनी अकाउंट्स पूरा तैयार करूंगा बच्चों। बिकॉज मैं रीजन बताता हूं, इवन इसमें नंबर ऑफ चैप्टर्स ज्यादा हैं लेकिन इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। पहले दो चैप्टर जो सबसे ज्यादा कह सकते हो लेंदी चैप्टर है वो है इशू ऑफ शेयर्स एंड इशू ऑफ डिबेंचर्स। और ये दोनों भी चैप्टर बच्चों आप अच्छे से क्लास 12 में पढ़ दो, स्पेशली अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो फिर तो आप क्लास 12 में ये दोनों चैप्टर्स पढ़ते ही हो, क्योंकि आपका पूरा 12th में कंपनी अकाउंट्स में यही दो चैप्टर होता है। और ऑलमोस्ट मैं तो कहता हूं 95% वही चीज यहाँ पे रिपीट है ना।
जैसा अगर आपने मॉक टेस्ट पेपर देखोगे तो आपको बहुत सारी जगह दिखेगा इशू ऑफ शेयर्स अकेला 15 नंबर का सवाल आ जाता है बच्चों। वही आपका 12th लेवल का, बल्कि उससे भी कम लेवल का होता है मेरे हिसाब से कई बार। तो वो 15-15 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाता है इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स में, जिसमें आप देखो इशू ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर एंड रीइशू की सारी एंट्रीज करनी होती है। ज्यादा उसमें कैश बुक बनाना होता है या कभी कभी छोटी सी बैलेंस शीट बनानी होती है। तो दिस इज मतलब आपकी अच्छे से ऑलरेडी आपकी प्रैक्टिस हो रखी है, तो आपको एक प्रकार से उसको ब्रश अप ही करना है, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली इशू ऑफ डिबेंचर्स में भी सेम कहानी है, वही मोर और लेस आप कह सकते हो सेम अकाउंटिंग है भाई। एक दो ही छोटे मोटी नई चीजें होंगी या डिफरेंट चीज होगी, बाकी वही है। अब जो नए चैप्टर्स ऐड हुए हैं, बोनस एंड राइट इशू, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, तीनों भी बच्चों छोटे छोटे चैप्टर है। मैंने ऑलरेडी तीनों चैप्टर के डिटेल लेक्चर अपलोड कर रखे अपने चैनल में, आप वो भी देख सकते हैं। तो आपको वहां से भी पता लग जाएगा कि ज्यादा उसमें है नहीं कुछ। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 मार्क्स का क्वेश्चन आने की संभावना है। वो भी 10 मार्क का क्वेश्चन तब आएगा बच्चों जब मिक्स क्वेश्चन होगा। जैसे एक रीसेंट मॉक टेस्ट पेपर में उन्होंने जो क्वेश्चन ऐड किया है उसमें बेसिकली रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर भी हो रहा है, बोनस भी हो रहा है, या किसी में जगह पे हो सकता है रोड राइट्स इशू एंड बोनस इशू दोनों हो रहा हो। तो ये मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ चैप्टर्स की एप्लीकेशन रहेगी जो बड़े मार्क क्वेश्चन रहेंगे। बाकी जो छोटे चैप्टर वाइज क्वेश्चन होंगे वो ज्यादा 5 मार्क्स 8 मार्क्स इसके रहेंगे। तो इसलिए मेरा मानना है कि आपको कंपनी अकाउंट्स अपना पूरा अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है। उसके बाद दूसरा नंबर मैं आपको जो बोलूंगा, दूसरे नंबर पे जो आपको तैयारी करनी है वो है यूनिट नंबर 3। इसको मैं सेकंड वेटेज दूंगा, फाइनल अकाउंट्स, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स एंड सोल प्रोप्राइटर्स एंड ऑफ कोर्स इसमें एनपीओ भी कवर्ड है। वैसे इसमें एनपीओ भी कवर्ड है अपने आप में। इसको मैं बोलूंगा सेकंड प्रेफरेंस बच्चों, इसकी प्रिपरेशन भी देना, क्योंकि इसमें जो सबसे ज्यादा लेंदी पार्ट है वो है फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर का। उसमें आपको मैन्युफैक्चरिंग एंड नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज दोनों की करनी है, लेकिन इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। 11th क्लास में भी आप कर चुके हो, बट अगर नहीं भी किया है तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, हो जाता है। प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है बट इट आराम से हो जाता है। इसकी वेटेज अच्छी खासी है, बस इसीलिए मैं इसको सेकंड नंबर पे दे रहा हूँ। हाँ, एनपीओ में थोड़ा सा बच्चे डरते हैं, लेकिन एनपीओ भी कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, हो जाएगा। एंड अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स अपने आप में अगेन एक छोटा ही चैप्टर है। चैप्टर छोटा है क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं है। तो बेसिकली जो यूनिट 3 है, इट रिक्वायर्स मोर ऑफ प्रैक्टिस रादर देन बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल कवरेज। सबसे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल कवरेज एनपीओ में ही होती है। फाइनल अकाउंट्स में आपको एडजस्टमेंट्स आनी चाहिए। एडजस्टमेंट का आपको समरी टेबल स्टडी मटेरियल में मिल जाएगी, उससे आप अच्छे से रिवाइज कर लो, आपके एडजस्टमेंट भी कवर हो जाती है। नहीं तो मेरे चैनल में पुराने लेक्चर्स अपलोडेड है फाइनल अकाउंट्स के, एनपीओ के, सबके। कोई सिलेबस में चेंज नहीं, आप चाहो तो वहां से भी चेक कर सकते हो। इससे क्या होगा, ये 2 यूनिट प्रिपेयर करने से आपके देखो कितने मार्क्स कवर हो गए। अप्रोक्सीमेटली मैं अगर यूनिट 3+5 यहां पे लिखूं, यूनिट 3+5 अप्रोक्सीमेटली अगर आप ये दोनों कर लोगे मेरे सीक्वेंस के हिसाब से, तो आपके मैं बता देता हूं 35 to 50 मार्क्स तक की कवरेज हो गई। ऑन एन एवरेज आप 40 to 45 मार्क्स बोल लो, ये आपके ऐसे ही कवर हो गए 2 यूनिट्स। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो पहली 2 नंबर मैंने आपको दिए। फर्स्ट नंबर आपको दिया मैंने यूनिट नंबर 5 को, एंड सेकंड नंबर मैंने दिया यूनिट नंबर 3 को। अब अगला जो मैं आपको दूंगा प्रेफरेंस, वो बच्चों मैं थोड़ा सा आपके ऊपर छोड़ूंगा, क्योंकि यहां पे मेरे हिसाब से कोई सीक्वेंस में बता नहीं सकता। वैसे अगर आप मुझसे पूछोगे, जो अगला मैं तीसरा नंबर देना चाहूंगा वो देना चाहूंगा यूनिट नंबर 2 को। इसको मैं तीसरा नंबर देना चाहूंगा। थर्ड प्रेफरेंस आपकी ये रहनी चाहिए प्रिपरेशन करने की। पहली बात आपको क्लियरली दिख रहा है, इसकी वेटेज देखो 30 to 35 मार्क्स। अब यहां पे थोड़ा बच्चे हेरफेर कर सकते हैं अगर आप चाहो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने स्पेशली 12th में बहुत अच्छे से पढ़ाई करी होती है, उनको पार्टनरशिप अकाउंट्स में कॉन्फिडेंस अच्छा होता है। और कुछ बच्चे दूसरे एक्सट्रीम के होते हैं जिनको पार्टनरशिप अकाउंट्स में बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं होता। मैंने ऐसी 2 एक्सट्रीम बच्चे देखे हैं मेरे एक्सपीरियंस में। तो बिल्कुल जमीन और आसमान वाली एक्सट्रीमिटी है कि बिल्कुल या तो कुछ बच्चे होंगे जिनको पार्टनरशिप अकाउंट्स में बहुत अच्छी कॉन्फिडेंस होगी, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको पार्टनरशिप अकाउंट से बिल्कुल 0 कॉन्फिडेंस होगा। अब इसमें भी एक नया चैप्टर ऐड हो गया डिसोल्यूशन का, हालांकि अगेन वो बहुत सिंपल है। तो इफ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, आपकी पार्टनरशिप अकाउंट्स में ग्रिप अच्छी है, क्लास 12th में भी आपने देखा है, करा है, तो आपकी ग्रिप अच्छी है पार्टनरशिप अकाउंट्स के क्वेश्चंस में, इन दैट केस आई वुड से कि इसको आप 3rd नंबर दे देना। इन दैट केस ओनली इफ
इट इज स्ट्रॉन्ग। मतलब आपको ऐसा लगता है इसमें आपको कॉन्फिडेंस अच्छा है, तो आप इस केस में पहले यूनिट नंबर 4 निपटाना पार्टनरशिप अकाउंट्स को। नहीं तो अगर आप न्यूट्रल हो या आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आई वुड सजेस्ट गो फॉर यूनिट नंबर 3, बिकॉज इससे क्या है, इसकी वेटेज, सॉरी यूनिट नंबर जो आपका है 2 है, यूनिट नंबर 2 अकाउंटिंग प्रोसेस, क्योंकि इसकी वेटेज एक तो बहुत ज्यादा 30 to 35 मार्क्स की है। तो मैं आपको, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, अगर आपने यूनिट 3 + 5 के साथ अगर प्लस यूनिट 2 भी कर दिया, तो आप सोच सकते हो इसमें 30 to 35 मार्क्स अगर मैं और ऐड कर दूं, तो आपका टोटल जो कवरेज हो जाएगा अराउंड, आप कह सकते हो 60 to इवन 80 मार्क्स तक की कवरेज हो गई, अगर मैं ऐसे देखूं तो। बात समझ में आ रही है? हालांकि आप बिल्कुल इसको बाय कॉन्क्रीटली मत देखना, क्योंकि ऊपर नीचे रहेगा वेटेज ऑफ कोर्स ओवरऑल एग्जाम में, बट आप कह सकते हो 60 to 70 मार्क्स की तो एटलीस्ट, और कुछ नहीं तो वेटेज आपकी कवर होगी, मतलब बहुत अच्छी आपकी कवरेज हो जाएगी इतने से, राइट। उसके बाद तो फिर ज्यादा कुछ बचा नहीं, उसके बाद सिंपल है ऑफ कोर्स, यूनिट 3 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया। अब यूनिट 2 में आप एक काम कर सकते हैं बच्चों, यूनिट 2 में आप एक काम कर सकते हैं, यहां पे आप थोड़ा सा हेर फेर कर सकते हैं। यूनिट 2 के अंदर मैं बोलूंगा सबसे पहले आप जो स्ट्रॉन्ग कर लेना वो करना बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इसमें मैं नंबर 1 डालूंगा। उसके बाद आप दूसरे नंबर पे करना डेप्रिसिएशन, तीसरे नंबर पे करना बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चौथे नंबर पे करना जो आपका ये वाला है पूरा, मतलब जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस अप टिल रेक्टिफिकेशन, तो इसको आप करना चौथे नंबर पे। और लास्ट नंबर पे आप करना इन्वेंट्रीज, 5th नंबर पे आप करना इन्वेंट्रीज। मैं लास्ट इन्वेंट्रीज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा हुआ है कि स्टूडेंट्स इन्वेंट्रीज चैप्टर से बहुत डरते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि, क्योंकि ज्यादातर मैंने देखा बच्चे इन्वेंट्रीज चैप्टर से डरते हैं, स्पेशली इसमें जो इन्वेंट्री टेकिंग के क्वेश्चन होते हैं वो बच्चे ढंग से नहीं कर पाते, जितनी बार करते हैं उनको कॉन्फिडेंस जल्दी से आता नहीं, इसलिए मैं लास्ट नंबर दे रहा हूँ इन्वेंट्रीज का। तो इस सीक्वेंस में आप यूनिट नंबर 2 को कवर कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, जो फर्स्ट वाला इसमें चैप्टर की सीरीज है अप टिल रेक्टिफिकेशन, इसमें बोलूंगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स अच्छे से करना, बिकॉज ऑलमोस्ट सर्टेन होता है इसमें कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स से एक 10 मार्क्स का, 5 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसलिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आपको अच्छे से करनी है, ठीक है। और उसके बाद ये करने के बाद फिर चौथे नंबर पे आपको करना है पार्टनरशिप अकाउंट्स। ऑफ कोर्स अगर आपने पहले कर दिया तो अलग बात है, नहीं तो आपको चौथे नंबर पे करना है पार्टनरशिप अकाउंट्स। और लास्ट पे फिर आपको थ्योरी पढ़नी है। थ्योरी वाला जो यूनिट है इसकी वेटेज भी बहुत कम है और इससे मतलब ज्यादा कोई क्वेश्चन आते भी नहीं है, तो लास्ट आपको थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क करना है, ठीक है। अब थ्योरी के क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, जो पेपर पैटर्न रहता है, एक तो क्वेश्चन नंबर 1 में 4 मार्क की थ्योरी क्वेश्चन होता है, प्योर थ्योरी क्वेश्चन होता है, और जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है दैट इज कंपल्सरी क्वेश्चन। और इसके अलावा जो अगला थ्योरी क्वेश्चन हमें दिखता है वो क्वेश्चन नंबर 6 में दिखता है, बी या सी पार्ट में, मतलब जो लास्ट पार्ट होता है, जो लास्ट सब पार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 6 का, उसमें एक थ्योरी का क्वेश्चन दिखता है हमको 5 मार्क्स का, ठीक है। अब वो किसी भी चैप्टर से हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 तो आप चाहे तो इंटरनल चॉइस में छोड़ सकते हो, क्योंकि वो कंपलसरी नहीं है, वो छोड़ सकते हो। हालांकि क्वेश्चन नंबर 6 में शेयर्स का भी क्वेश्चन होता है जनरली, जो 10 to 15 मार्क्स का होता है, तो वैसे मेरे हिसाब से क्वेश्चन 6 बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो बेसिकली मेरा जो स्टडी रही है, मेरा जो ऑब्जर्वेशन रहा है, कुल मिला के 9 मार्क्स का ही प्योर थ्योरी का क्वेश्चन आता है। एंड ऑफ कोर्स अगर ट्रू फॉल्स में कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन डाल दिया उन्होंने तो वहां पे भी आ सकता है, बट मोटा मोटा थ्योरेटिकल क्वेश्चन 9 मार्क्स 10 मार्क्स का आपका राउंड रहता है। क्लियर हो रहा है? और उसमें भी 5 मार्क का जो क्वेश्चन है वो वैसे चाहो तो इंटरनल चॉइस में छोड़ सकते हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का जो चैप्टर्स हैं आपके, इसमें नंबर ऑफ चैप्टर्स ज्यादा हैं, करने को ज्यादा है, इसकी वेटेज सबसे कम है, इसलिए इसको लास्ट प्रेफरेंस देना। और इससे होगा क्या, क्योंकि आप इसको थोड़ा लास्ट में जाके करोगे, एग्जाम की जितना नियर करोगे ना उतना बेटर रहेगा, बिकॉज उस केस में ना आपको याद ज्यादा रहेगा। आप आज ही पढ़ के 1 या 2 महीने बाद एग्जाम दोगे तो होगा क्या, प्रॉब्लम क्या होगी कि आप भूल जाओगे तब तक। इसको लास्ट में करोगे तो बहुत चांसेस है कि आप एग्जाम के काफी पास में इसको पढ़ रहे होगे, तो इवन अगर आप थरेली रीड भी कर जाओगे तो आपको एग्जाम के दिन कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सही याद आ जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा बिल्कुल ही आप 0 मार्क्स कुछ भी स्कोर नहीं कर पाओगे, कुछ स्कोर कर लोगे। वेटेज इसकी है 5 to 10 मार्क्स की।
बात समझ रही। तो मेरे हिसाब से आपको ये सीक्वेंस फॉलो करनी चाहिए। बाकी मैं हमेशा बोलता हूं, मैं कोई भगवान तो हूं नहीं भाई, है ना ही मैं कोई परफेक्ट हूं। अगर किसी स्टूडेंट को कोई और स्ट्रेटेजी ज्यादा कंफर्टेबल फील होती है, उनको ज्यादा सही लगती है, या किसी और टीचर की बात उन्हें ज्यादा लगती है, तो आप बेहिचक फॉलो कर सकते हो। फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना दोस्तों के साथ, ताकि मेरा भी एक व्यू पॉइंट बाकी बच्चों को पता लग जाए। एज अ प्रोफेशनल टीचर मेरा भी व्यू पॉइंट बच्चों तक, आपके दोस्तों तक पहुंच जाए, तो इसको शेयर कर देना। और बाकी आप अपने ऑब्जर्वेशन, मेरी आपको कैसी लगी स्ट्रेटेजी, आपको क्या लगता है, आप अपने व्यू पॉइंट्स कमेंट सेक्शन में जरूर डाल सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना, अपने कमेंट्स डाल देना। बाकी चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब भी कर देना, और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मुझे अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, हंसी खुशी रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए, और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। बाय बाय एंड टेक केयर, एंड होपफुली अगली वीडियो में हमारी बहुत जल्दी मुलाकात होगी। बाय बाय।